तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हम 2-3 कॉन्सेप्ट्स है उनको रिवाइज करेंगे। जो भी हमने कंसेप्चुअल वीडियोस में उनको देखा था, उनके बारे में सुना था, पढ़ा था, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 सेज दैट अल्फा कंपनी इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। 4 प्रोजेक्ट है, सॉरी, ABCD। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कैश फ्लो एट 0.C0, C1, C2, C3 आपको पहला साल, दूसरा साल और तीसरे साल के कैश फ्लोज के बारे में बताता है। प्रोजेक्ट ए बहुत ही सिंपल है, 0 पॉइंट पे 10,000 गए और साल के अंत में 10,000 आए, कहानी खत्म, प्रोजेक्ट ए खत्म। प्रोजेक्ट बी 2 साल तक चला और प्रोजेक्ट सी और डी 3-3 साल तक चले। अब आपको करना क्या है, कैश फ्लोज आपको दी हुई है। पहली चीज ध्यान देंगे, आपको यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं दिया हुआ है, कैश फ्लोज दी हुई है। रैंक द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। आपको रैंकिंग करनी है कि पहला प्रोजेक्ट मतलब सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट कौन सा है, उसके बाद का बढ़िया कौन सा, उसके बाद का बढ़िया कौन सा, ऐसे 4। सबसे पहले तो आपको पे बैक मेथड यूज़ करनी है, उसके बाद अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, उसके बाद IRR और उसके बाद NPV। अज्यूमिंग डिस्काउंटिंग रेट्स ऑफ 10 एंड 30%, मतलब NPV जो निकालना है वो है 10 और 30% के डिस्काउंटिंग रेट से निकालना है। अज्यूमिंग द प्रोजेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट, विच वन शुड बी एक्सेप्टेड। अब आपको करना क्या है, 4 मेथड से आपने चारों प्रोजेक्ट की, 4 मेथड है और 4 प्रोजेक्ट है, 8 4 और 4 16 आंसर आएंगे आपके, 16। अब आपको ये बताना है कि अगर सारे प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट का मतलब एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट का कोई लेना देना नहीं। अगर आप चाहो तो चारों प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हो या चारों रिजेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे सिचुएशन में बताइए कि कौन सा प्रोजेक्ट आप चूज करेंगे। दूसरा क्या बोलता है, इफ द प्रोजेक्ट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, विच प्रोजेक्ट शुड बी बेस्ट। दूसरे में कंडीशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका मतलब आप चारों में से कोई भी एक प्रोजेक्ट ही ले सकते हैं एट अ टाइम। यानी कि ए लिया तो BCD नहीं ले पाएंगे, बी लिया तो ACD नहीं ले पाएंगे, डी लिया तो ABC नहीं ले पाएंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई सेंटर आपने देखा होगा आपकी सिटी में, लाइव क्लासेस के या वर्चुअल क्लासेस के, तो SFM की अगर वहाँ कोई फैकल्टी है तो दूसरी फैकल्टी नहीं आती। क्यों भैया, मार्केट में तो 4-5 फैकल्टीज अवेलेबल है, लेकिन आप वहाँ पे सिर्फ एक ही फैकल्टी पढ़ाती है। क्यों? क्योंकि उनका टाइप होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टाइप, कि एक लिया तो फिर बाकी नहीं ले पाओगे आप। वैसे ही ABCD में से कोई भी एक प्रोजेक्ट अगर चूज करना पड़ा तो आप कौन सा प्रोजेक्ट चूज करोगे, ये सेकंड वाले में बताना है आपको। पहला वाला बोलता है भाई चारों लेना है तो चारों ले लो, जैसे कॉन्फ्रेंसर.in की वेबसाइट है, आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5-7 फैकल्टीज ले ली यहाँ पे, अब आप चूज कर लो आपको कौन सी चाहिए, एक से पढ़ना है, 2 से पढ़ना है या चारों से पढ़ना है, तो चारों से आप क्लासेस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, assuming the projects are independent, which one should be accepted, and assuming the projects are mutually exclusive, which one should be accepted। इसके 2 आंसर मिलेंगे। इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो हम थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे बैक पीरियड का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। मैं यहाँ पे पे बैक लिखता हूँ, प्रोजेक्ट ए का पे बैक क्या है, 1 ईयर लिख सकते हैं। अच्छा, पे बैक का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल फॉर्मूला इज इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया है, फिर एनुअल कैश फ्लो कितना है, ठीक है। इस केस में क्या आएगा, प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्टमेंट आपने 10,000 का किया है और आपको पहले साल में ही 10,000 की कैश फ्लो हो गई। इसका पे बैक इज़ 1 ईयर। मतलब ये क्लियर हो गया, कहानी यहाँ पे ख़त्म ही हो गई, बहुत आसान था। बी, प्रोजेक्ट बी में अगर आप ध्यान दोगे तो पहले 10,000 जा रहा है, फिर 2 साल में 7,500 और 7,500 आ रहा है। इस केस में इन्वेस्टमेंट है आपका 10,000 का और एनुअल कैश फ्लो जो है वो है 7,500 की। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चलेगा यार 0 पॉइंट पे मेरा 10,000 तो गया, पहले साल 7,500 आया और फिर दूसरे साल 7,500 आया, तो मेरा पूरा पैसा कब रिकवर होता है, 1.33 ईयर्स में।
सो यहाँ पे आ गया 1.33 ईयर्स। ये आपका पे बैक पीरियड है। पे बैक जितना इन्वेस्टमेंट किया वो वापस कितने साल लग रहे हैं आने में, विदाउट कंसिडरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि ये जो मेथड है ये नॉन डिस्काउंटेड मेथड। सी, अब सी में थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको ध्यान दो। अब आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते जो मैंने आपको बताया। ये फॉर्मूला आप तभी यूज़ कर सकते हो, लिख के रखना, ये फॉर्मूला आप तभी यूज़ कर सकते हो जब हर साल कैश फ्लो सेम है। प्रोजेक्ट ए में पहले साल का ही प्रोजेक्ट था और एक ही साल की कैश फ्लो थी, तो वो सेम ही रहनी है। प्रोजेक्ट बी में भी दोनों साल कैश फ्लो सेम थी 7500, इसलिए हम वो फॉर्मूला यूज़ कर पाए। अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे सर? अब लॉजिक यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। पहले साल 2000 रिकवर हो गया, ध्यान दो, 0 पॉइंट पे कितना पैसा आपका गया? 10,000। पहले साल कितना रिकवर हो गया? 2000, यानी कि अब कितना पैसा रिकवर होना बाकी है? 8000। दूसरे साल कितना पैसा रिकवर हुआ? 4000। तो अब कितना पैसा रिकवर करना और बाकी है? 4000। 8 में से 4 चले गए। सो 2 साल तक 6000 आपके रिकवर हो चुके हैं, यानी दूसरे से तीसरे साल में आपको और कितना रिकवर करना बाकी था? 4000, लेकिन आपने रिकवर कितना किया? 12000। सो ध्यान दो, आपने यहाँ 10,000 इन्वेस्टमेंट किया, फिर आपको मिले 2,000, फिर आपको मिले 4,000 और फिर आपको मिले 12,000। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ बैलेंस कितना था? यहाँ बैलेंस कितना रिकवर करना था? 10,000। यहाँ बैलेंस कितना रिकवर करना था? 8,000, क्योंकि 2,000 हम रिकवर कर चुके हैं। यहाँ बैलेंस कितना रिकवर करना था? 4,000। ठीक है अब 4,000 रिकवर करना था, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? 4,000 रिकवर करना था अगले साल में, थर्ड ईयर में, लेकिन थर्ड ईयर में पूरे साल हमने 12,000 रिकवर किया। ठीक है, 12/4 अगर करोगे तो इसका मतलब होता है कि पूरे साल को अगर आप 3 हिस्से में डिवाइड कर दो, 12/4। ठीक है, सो 4,000 यहाँ रिकवर किया, 4,000 यहाँ रिकवर किया और 4,000 यहाँ रिकवर किया। 3 हिस्से में 12 महीने को हम अगर डिवाइड कर दें या फिर बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन लो, थर्ड ईयर में पूरे साल भर में कितना पैसा रिकवर किया है सर? 12,000। ठीक है, पूरे साल भर में 12,000 रिकवर किया, तो हर महीने कितना रिकवर किया होगा? एनुअल एवरेज निकाल सकते हो सर, 1000। 12 महीने 12,000, तो एक महीने का 1,000 हमने रिकवर किया। तो पहले महीने 1,000 रिकवर हुआ होगा, दूसरे महीने 1,000 रिकवर हुआ होगा, तीसरे महीने 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो 4,000 रिकवर होने के लिए 1, 2, 3, 4, यहाँ पे आपका 4,000 रिकवर हो गया। और 4 मंथ्स बोल सकता हूँ मैं उसको लगे, पहले 4 महीने में 4,000 रिकवर हुआ, फिर 4 महीने में टोटल और 4,000, तो 8,000 और फिर आखिरी में 12। सो इसको आंसर कैसे निकालते हैं? यहाँ पे पे बैक पीरियड आप ऐसे निकालते हो, मिनिमम आपको कितने साल लगे ये तो आपको अंदाज़ा लग ही रहा होगा। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, सॉरी, और ये 3, मिनिमम 2 साल तो लगने ही है, क्योंकि 2 साल के पहले तक और 4,000 रिकवर होना बाकी था। ठीक है, प्लस अगले साल हमने रिकवर कितना किया सर? 12,000। ठीक है और ये पूरा आप बोल सकते हो 1 साल था, 1 साल में 12,000 रिकवर किया, तो या फिर आप ऐसे बोलो, साल है ना, तो 1 साल में हमने कितना रिकवर किया? 12,000। तो 4,000 रिकवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 0.33 ईयर्स, यानी कि 2.33 ईयर्स इज़ योर पे बैक पीरियड। इतना टाइम आपको लगेगा पूरे 10,000 रुपये रिकवर करने के लिए। 0.33 ईयर्स यानी कि 4 महीने। तो ये हो गई आपकी स्ट्रेटेजी। ठीक है, डी, डी में भी कुछ इसी तरह से है, ध्यान देना। डी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले साल ही पैसा रिकवर हो रहा है, क्लियर कट दिख रहा है आपको यहाँ पे। आप अगर ध्यान दोगे तो डी में क्या हो रहा है? 10,000 रुपये 0 पॉइंट पे गया और पहले साल ही 10,000 रुपये आ गया, यानी कि 1 साल में आपका पैसा रिकवर हो गया।
क्लियर कट देख सकते हो यहाँ पे, नहीं तो ऊपर वाली मेथड हम फॉलो करते हैं। सो यहाँ पे आपके पास में 4 आंसर है सर। प्रोजेक्ट ए 1 ईयर, प्रोजेक्ट बी 1.33, प्रोजेक्ट सी 2.33 और प्रोजेक्ट डी भी 1 ईयर। ठीक है, सो आप रैंकिंग करोगे पहले इसको, क्योंकि 1 साल में पैसा आ रहा है, और इसको। ठीक है, लेकिन अगर आपको रैंकिंग करना ही है तो सबसे पहले आप रैंकिंग करो इसको, क्योंकि इसमें आपको और ज़्यादा पैसा मिल रहा है। ठीक है, फिर हम इसी को पहला ही नंबर देंगे, लेकिन आप उसको दूसरा भी बोल सकते हो क्योंकि उसमें उससे ज़्यादा पैसे मिल नहीं रहे। फिर हम करेंगे रैंकिंग इसको, क्योंकि 1.33 ईयर कम टाइम, जितना पे बैक पीरियड कम हो उतना अच्छा है, और इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है पैसा रिकवर करने में। तो इसकी रैंकिंग आ गई सेकंड, इसकी रैंकिंग आ गई थर्ड। आई बात समझ में आपको? फर्स्ट रैंकिंग किसकी? इसकी आई है, डी की, क्योंकि इसमें पैसा ज़्यादा रिकवर हो रहा है आगे, और पहले ही साल में पैसा रिकवर हो गया। चले आगे बढ़े। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ध्यान देना, अब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मतलब आप हर साल ऑन एन एवरेज कितना कमा रहे हो अपने इन्वेस्टमेंट पे। तो नीचे में आएगा सर इन्वेस्टमेंट कितना किया, और यहाँ आएगा सर एनुअल एवरेज रिटर्न। ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है, एनुअल रिटर्न आना चाहिए। सो प्रोजेक्ट ए की बात करते हैं। अब प्रोजेक्ट ए में देखोगे तो आपने कुछ कमाया क्या? नहीं कमाया। कमाई कैसे लिखोगे? कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया और कितना आपको मिला, इन दोनों का डिफरेंस इज द कमाई। मैंने आपको एक चीज़ लिखाई थी, अब अगर आपको ध्यान में होगा, ऊपर में कैश फ्लो के बाजू में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या रिटर्न जो है ये अलग चीज़ होती है और कैश फ्लोज अलग चीज़ होती है। अब आपने पहले वाले प्रोजेक्ट में 10,000 रुपये डाले और 10,000 मिले, क्या कमाया? कुछ भी नहीं कमाया। तो न्यूमरेटर में जब रिटर्न कैलकुलेट करोगे ना, रिटर्न कैलकुलेट करोगे उसमें से इन्वेस्टमेंट जो है वो माइनस करेंगे। क्यों सर? क्योंकि हमको डायरेक्ट रिटर्न नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। अरे यार ये पेंसिल चली गई, 2 मिनट होल्ड करना। मैं आपको बोलता हूँ, वो समझिए बात को मेरे। आपको जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए चाहिए वो चाहिए सर प्रॉफिट या रिटर्न, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में रिटर्न नहीं दिया हुआ है। जहां दिया हुआ है सारे कैश फ्लोज दिए हुए हैं। 10,000 गए, 10,000 आए, तो रिटर्न कितना? 0। कैसे कैलकुलेट किया? कितना गया कितना आया उसका डिफरेंस। ये बात आपको समझ में आए? तो हमको हर जगह यही करना है, टोटल कितना आया माइनस टोटल कितना गया, ये है टोटल रिटर्न। और एनुअल निकालना है तो डिवाइडेड बाय लाइफ कर दो। दूसरे वाले में कैसे करेंगे सर? 15,000 आया, 7.5 7.5, 7,500 7,500 15,000 आया, 10,000 गया, तो कितना? 5,000। ठीक है, 5,000 क्या है आपका? प्रॉफिट 2 साल का, तो डिवाइडेड बाय 2, 5 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 2,500 आया। ये एवरेज एनुअल रिटर्न है 2 साल का। एंड देन डिनोमिनेटर में तो 10,000 इन्वेस्टमेंट तो है ही, यहाँ आपका 25% आएगा आंसर। ठीक है, तीसरे में कैसे करोगे सर? 4,000 प्लस 2,000 6,000 प्लस 12,000 18,000। 18 में से 10,000 माइनस कर दो, 8,000। 8,000 डिवाइडेड बाय 3 करोगे क्योंकि ईयर 3 है, और जो भी आंसर आया डिवाइडेड बाय द इन्वेस्टमेंट विच इज 10,000। तीसरे वाले में भी आप ऐसे ही करोगे, और ऐसे करके एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आपका तीनों प्रोजेक्ट का आ जाएगा। ध्यान देंगे। सो 10,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि 1 ईयर की लाइफ है, और इन्वेस्टमेंट नीचे में आ गया 10,000। तो इस तरह से सर
आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हो गया 0%। बी, सबकी टोटल 15,000 माइनस इन्वेस्टमेंट 10,000, 2 साल का प्रॉफिट है तो 2 से डिवाइड किया, इन्वेस्टमेंट 10,000 है, सो 2,500 डिवाइडेड बाई 10,000 इज 25%। सी। ठीक है, सी में आप टोटल करोगे तो कितना आएगा, 4 2 6 6 एंड 12 18,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 3 करोगे क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय 10,000, सो 8,000 डिवाइडेड बाय 3 इज 2,667 डिवाइडेड बाय 10,000 अगर आप करोगे तो दैट्स 26.67% पर एनम आपका रिटर्न है। वैसे ही हम डी में करेंगे, 10 और 3 13 और 3 16, सो 16,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 10,000, सो 16 minus 10 is 6,000, 6,000 divided by 3 is 2,000, 2,000 divided by 10,000 अगर आप करोगे so that's 20% पर एनम आपका रिटर्न आएगा। ए बी सी डी, तो ये 4 आपके आंसर आए। रैंकिंग करना है सर, रैंकिंग करना है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये हो गया फोर्थ। आया समझ में? जिसमें सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है वो प्रोजेक्ट आप चूज़ करोगे। तो ये हो गई कहानी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न की। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न की कहानी हो गई। अब आती है बारी आईआरआर की, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में आप कैश फ्लोज लेते हो, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ प्रॉफिट नहीं लेते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में प्रॉफिट लेते हैं। एक सेकंड होल्ड करना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे आप ध्यान देना। मैं आपको क्लियर कट एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के लिए ये जो मैंने रेड में लिखा था ना यहाँ पे प्रॉफिट, ये काम का नहीं है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए सर प्रॉफिट लगता है और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए कैश फ्लोज लगते हैं, जो कि हमको दिए हुए हैं क्वेश्चन में। ठीक है, सो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अब हम कैलकुलेट करेंगे और ये प्रोसीजर थोड़ी लंबी जाएगी। IRR, थर्ड। अब एक चीज मुझे बताइए सर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न होता है जहां पे एनपीवी हमारी जीरो आती है, क्योंकि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज सेम होना चाहिए। ठीक है, पहला वाला प्रोजेक्ट लेते हैं, 2 ही कैश फ्लो है, 0 पॉइंट पे जा रहा है और 1 साल बाद आ रहा है। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो शुड बी इक्वल टू 0 अगर इधर लेके आ जाए तो। और इनफ्लो कैसे कैलकुलेट करोगे, 10,000 आपका 1 साल के एंड में कैश फ्लो हुआ, मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 साल का, 1 साल के एंड में हुआ तो 1 साल का फैक्टर, और आउटफ्लो जो 10,000 रुपये का है वो तो आज की ही फिगर है, शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, सो
प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना आता है आपका यहाँ पे 10,000 उधर गए डिवाइडेड बाय 10,000। इस केस में तो कोई इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है ही नहीं क्योंकि हम कुछ कमा ही नहीं रहे, लेकिन नेगेटिव जाना चाहिए। आएगा ही नहीं सर, इसमें तो आएगा ही नहीं ना। 10,000 को एक साल के एंड के 10,000 को क्या रेट से खींच के लाओ कि 0 पॉइंट पे भी वो 10,000 ही रहे। मल्टीप्लाइड बाय 1 करोगे तो ही 10,000 रहेगा, ध्यान दो। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है ही नहीं कुछ भी। नेगेटिव हो सकता है, कैलकुलेट करते देखो मैं बताता हूँ। यहाँ आपने 10,000 दिए और यहाँ आपको 10,000 हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है। अब आप कोई ऐसा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बताओ कि इस 10,000 को यहाँ पे खींचने के बाद में भी वो 10,000 आए, तब जाके तो ज़ीरो आएगा ना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आई बात समझ में आपको? सो यहाँ पे तो आपका कोई IRR आएगा ही नहीं क्योंकि एक साल के बाद का 10,000 को कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो यहाँ पे 10,000 बनाए। ये 10,000 तभी बन सकते हैं जब मल्टीप्लाइड बाय 1 हो रहा हो, और फ्यूचर वैल्यू फैक्टर तो 1 से 1 के नीचे से ही चालू होता है, ठीक है। जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो 1 के नीचे से ही चालू होता है। सो देयर इज़ नो IRR इन द फर्स्ट प्रोजेक्ट। बी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। 2 साल का प्रोजेक्ट है, 10,000 आपने यहाँ पे दिए और 7,500 और 7,500 आए। एक चीज़ नोटिस करो आप, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट में एन्यूटी आ रही है, सेम फिगर आ रही है। सो हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप एक चीज़ मुझे बताइए, जो मैं ये कैश इनफ्लो की बात कर रहा हूँ रेड में, ये कहाँ दिख रही है आपको इस लाइन पे? ये आपको दिख रही है यहाँ पे और ये आपको दिख रही है यहाँ पे। यानी कि जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो की बात कर रहा हूँ, यानी कि वह उन 7,500 की वैल्यू बात कर रहा हूँ जिनको डिस्काउंटिंग करके लेके आना है, और वो है सेम। तो सेम कैश फ्लो को डिस्काउंटिंग करने का फॉर्मूला क्या है सर? एन्युटी इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर माइनस। अब बात करते हैं सर आउटफ्लो की। ये जो मैंने ब्लू में मार्क किया है, ये कौन सी फिगर है? ये 10,000 के आज की वाली फिगर है। तो अब हम माइनस करेंगे सर इन्वेस्टमेंट, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। सो 7,500 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर माइनस 10,000 शुड बी इक्वल टू 0। सो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 7,500, 1.33। ओके, मतलब क्या है, ध्यान दो। एक ऐसा रेट बताओ, ठीक है, लिख रहा हूं यहां पे, मीन्स डिस्काउंटिंग रेट प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ऑफ डिस्काउंटिंग रेट फॉर 2 years, क्योंकि 2 साल का ही ये प्रोजेक्ट था, शुड बी 1.33। एक ऐसा रेट जिसके 2 साल के फैक्टर्स, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स की टोटल 1.33 आनी चाहिए। कैसे पता करोगे? अब यहां पे इंटरपोलेशन हम यूज करेंगे। अब अंदाज से एक रेट लेता हूं मैं, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल 15% या चलो 15% लेके देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं रेट लूँगा, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लूँगा 2 साल के लिए। सो 15% अगर मैं लेता हूँ तो 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इक्वल टू एम प्लस, इक्वल टू एम प्लस, सॉरी एम प्लस।
तो ये टोटल आती है मेमोरी, अगर मैं रिकॉल करूँ तो 1.63 ले लो, ठीक है। सो ये आ गया आपका 1.626 ले लो, 3 डिजिट है तो यहाँ 1.333 कर देते हैं। सो 15% पे 1.626 आ रहा है। अब आपको कितना चाहिए सर? 1.333 चाहिए, लेकिन हमारा ज़्यादा आ रहा है 1.626, यानी हमको थोड़ा कम चाहिए। अगर एन्युटी फैक्टर थोड़ा कम चाहिए तो रेट थोड़ा बढ़ा दो, तो हम उसको कर देंगे सर लेट्स से 18%। अब सर ये कैसे पता चलता है कि कम करना है तो बढ़ा दो? बहुत ही सिंपल सी बात। 15% का फैक्टर लिया, एक साल का फैक्टर निकालो तो कितना आता है? 0.8695, ठीक है। रफ में कर रहा हूँ, रफ में करने के लिए ऐसे तो जगह नहीं है, यहाँ करते हैं चलो। सो 15% के लिए एक साल का फैक्टर कितना था? 0.8695, ये मैंने आपको बताया। अब आप एक काम करो, रेट बढ़ा दो या कम करो, कैसे भी। रेट बढ़ाया तो 1.20 लेके देखो तो कितना आया? 0.20% से कितना आया? 0.833। अब आप 25% ले लो, 1/1.25, तो आगे कितना? 25% से 0.80। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, 15 से 20, 20 से 25 पे जाने के टाइम पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कम कम होता जा रहा है। रेट बढ़ाते जा रहे हो, फैक्टर कम कम होते जा रहा है। 0.869, फिर 0.833, फिर पॉइंट आप देखोगे 80, और बढ़ाते जाओ और कम होते जाएगा। यानी एक चीज़ क्लियर है कि अगर एन्युटी फैक्टर्स या फैक्टर्स आपको कम करने हैं तो रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने भी वही चीज़ की सर, यहाँ पे रेट बढ़ाए, ठीक है। 1 सेकंड के लिए आप होल्ड करेंगे बस। हम्म तो हमने रेट बढ़ाया और अब हम 18% पे कैलकुलेट करके देखेंगे 18 पे क्या आता है। मेमोरी क्लियर 1/1.18 इक्वल टू एम प्लस, इक्वल टू एम प्लस, और हम ये करेंगे मेमोरी रिकॉल। इस पे भी आ रहा है 1.566 कर देता हूँ, यानी अभी भी ज़्यादा है। तो अब हम अगला रेट जो लेंगे, अब यहाँ अगला जो रेट लेना, आपको ये भी समझ में आ रहा है कि और कम करना है तो और रेट बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अब थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अपनाओ। क्या? आपने 3% का रेट बढ़ाया तो कितनी फिगर कम हुई ये नोटिस कर लो। 1.62 से 1.56, यानी कि बहुत कम हुआ है आपका, यानी 0.04 या 0.06 से कम हुआ है सिर्फ। और आपको 1.33 तक जाना है, यानी अभी भी तकरीबन 0.23 से कम करना है। तो अगला रेट मेरा सीधा होगा, पता है, 25%। 25 पे भी शायद आने के चांसेस कम है, क्योंकि मेरे को दो रेट में वेरिएशन कम रखना है, तो मैं 25 और 30 लेना पसंद करूँगा, 25 और 18, या 18 और 30 नहीं। तो 25% रेट लेता हूँ। मेमोरी क्लियर 1/1.25 इक्वल टू एम प्लस, इक्वल टू एम प्लस। और अगर आप मेमोरी रिकॉल करते हैं तो ये 1.44 आता है। तो चलो ठीक है, काफ़ी क्लोज तो पहुंच गया, 1.44। अब अगला रेट मैं लूँगा सर 30% का सीधा। इस पे भी आने आएगा नहीं, मेरे को पता है। तो यही दिक्कत है ट्रायल एंड एरर में। 1/1.30 इक्वल टू एम प्लस, इक्वल टू एम प्लस, दैट्स 1.36। 1.36। अब ले लो 35% और यहाँ आ जाएगा आपका आंसर। वन डिवाइड बाई 1.35 इक्वल टू एम प्लस, इक्वल टू एम प्लस। सो दैट्स 1.289, ठीक है। 1.289, तो 1.29 कर लेते हैं, चलो इसको भी 33 रहने दो।
यानी आपको एक दो रेट ऐसे मिल गए हैं जिनके बीच में जो आपको चाहिए वो है 1.33। अगर आप ध्यान दोगे तो 1.33, 1.36 और 1.29 के बीच में आएगा, यानी एक रेट इधर एक रेट उधर। अब हम करेंगे सर इंटरपोलेशन। सो ध्यान देंगे 1.33 चाहिए था, 5% आगे बढ़े तो कितनी फैक्टर की वैल्यू गिरी? 0.07। 36 से 29 पे आए ना, लेकिन हमको 36 से 29 पे जाना था क्या? नहीं सर, हमको तो 36 से 33 पे ही जाना था, तो 0.03 ही गिराना था। 5% आगे बढ़ने से 0.07 गिरता है, तो कितने परसेंट आगे बढ़ने से 0.03 गिरेगा? और शुरुआत कहाँ से होगी सर? 30% तो मिनिमम रेट है ही है। 5% बढ़ने से 0.07, 5 डिवाइडेड बाई 0.07 गिरता है, तो 0.03 बढ़ने से 0.03 कब गिरेगा? सो ये आपका फाइनल आंसर 5 डिवाइड बाई 0.07 मल्टीप्लाइड बाई 0.03 प्लस 32.14%। दिस इज योर IRR ऑफ प्रोजेक्ट बी। देखा कैसा टाइम लगा हमको इसमें? बस यही है सर, ये टाइम तो लगना ही है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट सी की, ठीक है, ध्यान दो। अब प्रोजेक्ट सी में क्योंकि अलग अलग कैश फ्लोज है, प्रोजेक्ट सी में दिक्कत क्या है, एन्युटी वाला मोड तो आप तभी यूज़ कर सकते हो जब कैश फ्लो सेम हो। 7,500 थी तो हम यूज़ कर पाए, लेकिन अब यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि 2,000, 4,000 और 12,000 ऐसा है। तो अब यहाँ पे टेबल मेथड हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ध्यान देना, ईयर कैश फ्लो 0, 1, 2, 3 कैश फ्लोज है हमारे 10,000 जा रहा है, और कैश फ्लोज आ कितने रहे? 2, 4 और 12। अच्छा, ये 32.14 क्या था पता है प्रोजेक्ट बी का? कि इस रेट पे अगर डिस्काउंटिंग करते तो एनपीवी जीरो आती, यानी हम उस प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट बी में 32% कमा रहे हैं। 12, 4, 12 और 4 यानी 12 और 4 16, 16 और 2 18। 18 आपका क्या आ रहा है पता है? 1000 की कैश फ्लोज है, 18,000 की कैश फ्लोज है। और अगर ये प्रॉफिट होता तो आप कैसे निकालते? 18,000 की कैश फ्लो माइनस 10,000 अगर आप करो तो 8,000 आता है। 8,000 डिवाइडेड बाई 3 अगर आप करोगे तो तकरीबन तकरीबन 30% के आसपास आ रहा है। और IRR कभी भी एवरेज रेट से कम आएगा, IRR कभी भी एवरेज रेट से कम आएगा। सो 30 के अंदर ही हमारा आंसर आना चाहिए। हम चलो यहाँ पे देखते हैं, नहीं यहाँ पे एवरेज रेट 25% है, लेकिन हमारा IRR यहाँ पे ज़्यादा आया है। सॉरी, मैंने शायद उल्टा बोला, IRR ज़्यादा आएगा। ज़्यादा आएगा या कम आएगा? चलो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो हम सबसे पहला जो रेट लेंगे ना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, वो हम लेंगे 30% का। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दो मैंने कैसे निकाला। डिस्काउंटिंग अगर हम छोड़ दें तो 12,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000 कितना होता है सर? 18,000। 18,000 में से 10,000 गए तो हमने कमाया कितना? 8,000 रुपीज़। 8,000 रुपीज़ हमने 3 साल में कमाए 10,000 पे। तो हर साल आपका कितना आ रहा? 8 डिवाइडेड बाई 3 करोगे और डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो आपका हर साल का जो रेट है वो है 26.67%। और कहीं ना कहीं इसके ऊपर ही हम रेट शुरू करेंगे, जो एवरेज रेट आता है ना उसके ऊपर शुरू करो। सो 26.67 के ऊपर मैं 30% लेके चल रहा हूँ। एनपीवी ज़ीरो आनी चाहिए, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। 0.769, .592 और 0.455, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू जगह थोड़ी ज़्यादा रखनी चाहिए थी सर, ठीक है कोई बात नहीं।
मैं तो कर सकता हूँ। ठीक, प्रेजेंट वैल्यू, अबे ये तो 10,000 ही रहेगा, फिर 2000 इंटू 0.769, दैट्स 1538। बहुत कुछ देखो, आप एक रूल नहीं बना सकते, जैसे मैं स्टार्टिंग में कैलकुलेशन कर रहा था 18,000 वाला रूल इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि स्टार्टिंग में बड़ी कैश फ्लो है और आखिरी में छोटी कैश फ्लो है, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। हमारे केस में स्टार्टिंग में कम है कैश फ्लोज, 2,000 है और आखिरी में 12,000 है। 2368, 5460। सो टोटल करेंगे, सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 9366 माइनस 10,000 नेगेटिव एनपीवी आ रही है 634 की, यानी कि कहीं ना कहीं हमको एनपीवी बढ़ाने की ज़रूरत है। ज़ीरो पे जाना है तो बढ़ाना पड़ेगा ना, नेगेटिव से कम करना है तो रेट आपको गिराना पड़ेगा। तो यहाँ हम रेट लेंगे सर अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 25%, और ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू। सो 25% पे क्या हमारे फैक्टर्स आते हैं, 1.80, 0.64 और 0.512। उसके बाद ये हो गया 10,000, 2, 4 और 12, 1600, 2560 एंड दैट 6144। ठीक है, सो ध्यान देंगे 1600 प्लस 2560 प्लस 6144, दैट्स 10,304 और माइनस 10,000 करेंगे तो वो आएगा 304, यानी परफेक्ट। ये मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली ये आपका 25% के नज़दीक, यानी 26 पॉइंट समथिंग ही इसका आंसर आएगा, 30 और 25 के बीच में। सो ध्यान देंगे इंटरपोलेशन हम कैसे करते हैं। एक चीज़ आपको समझ में आई क्या, आईआरआर निकाल रहे हैं यानी कि हमको एनपीवी चाहिए ज़ीरो, तो दो ऐसे रेट पे मैंने एनपीवी निकाली है जहाँ पे ज़ीरो के इधर पॉजिटिव साइड में एक एनपीवी आ रही है, उधर नेगेटिव साइड में एक एनपीवी आ रही है, तो इंटरपोलेशन करते समय आपका आंसर थोड़ा अप्रोप्रिएट आता है। सो मैं रेट लेता हूँ यहाँ पे 25 और 30, एनपीवी में लेता हूँ 304 और माइनस 634। अब ध्यान दो सर, मैं 25 से 30% पे गया, यानी कि 5% का अगर मैंने रेट बढ़ाया तो एनपीवी गिरेगी, बढ़ाओगे रेट तो गिरेगी एनपीवी। कितनी गिरी सर, पहले तो 304 से नीचे गिरी जीरो पे, और फिर वहां से 634 स्टेप्स और पीछे गिरी। सो ये कितना स्टेप्स पीछे गिरी सर, 8, 3 और 938 स्टेप्स पीछे जाओगे ना, 304 में से 938 माइनस करोगे तो जाके माइनस 634 आएगा। लेकिन क्या हमको 304 से माइनस 634 की एनपीवी चाहिए थी, हमको एनपीवी चाहिए थी सर जीरो की, तो हमको कितना गिरना था, सिर्फ 304 स्टेप्स पीछे जाना था, 304 माइनस जीरो। सो ध्यान देंगे कम से कम रेट कितना, 25 प्लस करूंगा मैं क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, 30 पे जा रहा हूँ। 5% का रेट बढ़ाने से 938 स्टेप्स पीछे जाता हूँ, तो कितना परसेंट रेट बढ़ाऊंगा, तो 304 स्टेप्स में पीछे जाऊंगा ताकि एनपीवी जीरो आए। (1.62 plus 25), that's the final answer is 26.62%. This is IRR of project C। खत्म। कायदे से देखा जाए तो इसका ARR और IRR ऑलमोस्ट सेम आया है, ये इत्तेफाक है, हमेशा सेम आया ऐसा ज़रूरी नहीं। 26.62% ये IRR है आपका प्रोजेक्ट सी का। अब मैं डी की बात करता हूँ। सेम वही कैलकुलेशंस हम करेंगे ईयर। अब तो देखो मैं आपको यही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप अब खुद करके देखो ये वाला पार्ट,
क्योंकि मैं बस अब रिपीट कर रहा हूँ, इसमें सीखने लायक अब कुछ नहीं है, बस एक टाइम है जो कि कंप्लीट करना है। मैं आधे में तो छोड़ नहीं सकता, मैं जब तक डी नहीं कराऊंगा तब तक मैं रैंकिंग नहीं दे पाऊंगा, रैंकिंग नहीं दे पाऊंगा तो अगला मतलब आगे वाला पार्ट भी इस क्वेश्चन का मैं सॉल्व नहीं करवा पाऊंगा। सो मैं फटाफट फटाफट अब ले रहा हूँ, ठीक है। कोई नहीं है, सारा रिपीटेशन है, वही वही चीज़ें वापस करनी है। 10,000, 10,000, 3,000 और 3,000, ठीक है सर। ज़ीरो, 1, 2, 3, 10,000, 10,000, 3,000 और 3,000, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेना है पहला, क्या रेट लोगे। अब आप इसमें कितना कमा रहे हो, पहले साल ही 10,000 आ जा रहे हैं, तो जो भी रेट लोगे तकरीबन 8,000 9,000 वैल्यू आपकी वहीं पे कवर हो जाएगी, 7, 8, 9,000। अब बचेगा सिर्फ आपको कवर करना 3,000, जो कि 3,000 6,000 से कवर करना है। रेट क्या लोगे सर, देखो 10 और 3, 10 और 10 प्लस 3 13 प्लस 3 16,000, माइनस 10,000 अगर आप करते हो तो वो आता है 6,000। 6,000 डिवाइडेड बाई 3 अगर आप करते हो तो वो आता है 2,000 प्रॉफिट पर ईयर। ये कैश फ्लोज है, सॉरी, ठीक है। सो 2,000, हाँ सॉरी, प्रॉफिट पर ईयर। अब 2,000 डिवाइडेड बाई 10,000 करोगे तो 20% पर एनम का रेट आता है, अगर हम एवरेज कैलकुलेट करें तो। जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया 20% पर एनम। तो आपने पहला रेट कौन सा लेना है, आप, मैं बताता हूँ आपको। जो आपको पहला रेट आपने लेना है वो तकरीबन 15% के आसपास लो, आपको आइडिया आ जाएगा। 1.869 या 870, 0.756, राउंड ऑफ करना ज़रूरी है, 0.658। मैं 658 क्यों ले रहा हूँ सर, आगे आप अगर देखोगे 7 के तो आपको पता चलेगा कि 5 आ रहा है और 516 आ रहा है, यानी कि 51 आ रहा है। 51 इज़ मोर देन 50, सो यू शुड बी ऑन हायर साइड। प्रेजेंट वैल्यू 10,000, फिर इधर में 8700, यहाँ पे ही 8,700 कवर हो गया। 3,000 इंटू 0.756, दैट्स 2268। ज़्यादा आ रहा है अब तो, हमने बहुत कम ले ली। 1974, 20% तो मिनिमम लेना ही चाहिए। चलो मैं ना वापस से ले लेता हूँ क्योंकि फिर जगह नहीं है मेरे पास में। 20% लेता हूँ। 8,333 तो वैसे ही आ जाएगा। 25, 30% लेते, चलो कोई नहीं। 0.769, 0.592 और 455। प्रेजेंट वैल्यू दैट्स 1776। वन 365। ये आएगा 10,000 निगेटिव में। तो ये आपका आ रहा है 831 पॉजिटिव एनपीवी, यानी और रेट आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। अच्छा हो गया ना। ये क्यों फ़र्क पड़ा पता है, यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन क्यों नहीं काम आती, क्योंकि 10,000 का इन्वेस्टमेंट और पहले ही साल आपको सबसे बड़ी अमाउंट रिकवर हो गई। पॉइंट 741, 0.549, 0.406 प्रेजेंट वैल्यू 10,000। तो ये 7410, तो यही हो गया 3,000, 3,000, दैट्स 1647 और
3000 इंटू 0.406 दैट्स 1218। अगेन ज़्यादा ही आएगा ये। 10,275 यानी कि 275 आ रहा है। और रेट बढ़ाएंगे सर, मतलब 5% बढ़ाने से तकरीबन आपका 550 तक का कम हुआ है। नेक्स्ट रेट मैं बढ़ाता हूँ। ठीक है, मैंने तो मिटाई दिया पूरा वाला, पुराना वाला जो काम का ही नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 38% ले लो। 0.725, 0.525, 0.381। So present value will be minus 10,7250, 1575, 1143। दैट्स 9968 माइनस 10,000 माइनस 32, यानी तकरीबन 38% आपका एग्जैक्ट IRR है। फिर भी अगर आपको इसमें पॉइंट्स में निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। 35 से 38 पे गया मैं, यानी 275 पॉजिटिव NPV से निगेटिव 32 NPV पे गया। ध्यान देना 3% आगे बढ़ा, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो 317 NPV में नीचे आया। ठीक है, नीचे आया और मेरे को सिर्फ 0 तक जाना था, यानी कि 275 ही नीचे जाना था। अच्छा, इसमें नेगेटिव साइन नहीं होता, मेरे को सिर्फ 275 ही नीचे जाना था। सो 35 से शुरू करता हूँ, 3% डिवाइडेड बाय 317, 275 पे कितना? दैट्स 37.60%, यानी कि ये थोड़ा अप्रोप्रिएट IRR है ऑफ प्रोजेक्ट डी। आई बात समझ में? पगला गए हैं कि एक कैलकुलेशन कर करके। सो IRR के बेसिस पे अगर हमको डिसाइड करना है तो प्रोजेक्ट ABCD, IRR इसमें तो कुछ है ही नहीं। फिर बाकी के जो 3 हैं उसमें IRR आता है 32.14, 26.62 एंड 37.60%। सो रैंक अगर हम देखें तो फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड रैंक आता है। उसको तो कोई रैंकिंग ही नहीं है क्योंकि उसमें हम कुछ कमा ही नहीं रहे हैं, तो फिर क्यों बेमतलब का हम उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करें। 10,000 आज दे के 1 साल बाद 10 ही हज़ार मिल रहा है, ऐसा कौन करेगा? आप मेरे को 10,000 दे दो, 1 साल बाद मैं वापस आपको 10,000 देता हूँ, ऐसा आप काम कभी करोगे? नहीं, आपको ज़्यादा चाहिए रहेगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो दिस इज़ व्हाट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज। थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ पार्ट आता है, और भी डिफ़िकल्ट पार्ट है आपका।
फोर्थ पार्ट आता है सर नेट प्रेजेंट वैल्यू का। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू वाला पार्ट मैं चाहूँगा कि आप खुद करें, क्योंकि उसमें अब ना कुछ बचा नहीं है। आपको एनपीवी निकालना आता है 10% से 30% से, बस वही वही फैक्टर बार बार यूज़ करते जाओ। चलो कुछ कुछ मैं कैलकुलेट करता हूँ। प्रोजेक्ट ए लेते हैं हम। ईयर, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10%, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 30% एंड प्रेजेंट वैल्यू 0 1। 10,000 गया, निगेटिव आएगा देखना है। 10,000 आया 0.909, 10,000 9090, और 30% के जो रेट्स है वो है 1 और 0.769 1 और 0.769। सो 10,000 गया, 7690 आया, तो आपका नुकसान कितना हुआ इसमें? 2,310 रुपये का, 2310। ठीक है, और यहाँ पे नुकसान होता है आपका 910 रुपये, 910। ठीक है, और ये है निगेटिव। सो एनपीवी आपका इन दोनों केस में निगेटिव आया। तो कोई भी हालत में ये प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्रोजेक्ट बी की बात करते हैं सर। फटाफट करता हूँ ताकि दोनों का टाइम हम बचा सकें। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10%, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 30%, और प्रेजेंट वैल्यू 0 1 2। 10,000 गया, ये आया। ठीक है, that's 6817, और 7,500 into 0.826 will give you 6195। तो ये आपके 3012 ये एनपीवी आ रहा है। 30% वाला देख लो, 1.769, अरे 0.592। तो ये तो 10,000 आया ही आया। $7,500 into 0.769, 5767, 4440। So that gives you 10,207, यानी कि यहाँ 207 रुपये का 207 रुपीज़ के एनपीवी आ रही है आपके। प्रोजेक्ट सी फटाफट। ईयर, कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10%, प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 30%, प्रेजेंट वैल्यू 0 1 2 3। 10,000, उसमें आपका कैसा है, 2 4 और 12 है ना, 2,000 4,000 एंड 12,000। ठीक है,
751 है, ठीक है। वन एट वन एट। मैं ज़्यादा इसमें कुछ आपको समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि सेम रिपीटेड प्रोसीजर है, बस एक क्लेरिकल काम है जो हम दोनों को कंप्लीट करना पड़ रहा है, और आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप आगे बढ़ो, आप अपना टाइम बचाओ। 9012 30% पे लेना है ना। 741549 769592 455। एक सेकंड होल्ड करना आप। तो वैल्यूज़ आएगी आपकी 1538 2368 और 5460। और NPV 634। यहाँ NPV अच्छी आ रही है 4134, ठीक है। लेकिन ये 634 आई थिंक नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यानी 30% पे डिस्काउंटिंग करेंगे तो सर नेगेटिव आएगी आपकी NPV, लेकिन 10% पे डिस्काउंटिंग करने पे अच्छी खासी आ रही है। गुड। D ईयर कैश फ्लो 10,000 1033, ठीक है 1033। 2478 2253 13821 0.769 0.592 0.455 7690 1776 1365। ये आ गया 831। थक गया सर, एक ही एक चीज़ें कैलकुलेट करके। समटाइम इट गेट्स बोरिंग जब कंसेप्ट समझना बंद हो जाता है, या फिर मतलब मान लो कंसेप्ट समझना तो नहीं, नया कुछ पढ़ना बंद हो जाता है ना, तब आपको अपना काम बोरिंग लगने लग जाता है। मतलब बिकॉज नाउ यू आर डूइंग ओनली फॉर द मनी इफ़ यू आर डूइंग इट।
सो अब ये जो मैं स्टेप्स आखिरी में कर रहा था एनपीवी वाला पार्ट, मेरे को पता है, मैंने आपको समझा दिया, अपन ने एक दो क्वेश्चन भी देख लिया, अब आपको इसमें समझाऊंगा क्या वापस वापस, ये सिर्फ एक क्लेरिकल काम था। तो ये पूरे थ्रू द वाइल्ड ना मेरा मन नहीं कर रहा था वो चीज़ लिखने का, एंड इट हैपन्स विथ एवरी पर्सन। सो देयर शुड बी समथिंग विच यू लर्न। पढ़ाई करते समय भी अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो पढ़ा हुआ है पढ़ा हुआ है पढ़ा हुआ है, तो बार बार पढ़ने में आपको दिक्कत जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट ही नहीं आएगा उस केस में। तो ऐसा रूट देखो जहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में आए, बदले। ठीक है, अब रैंकिंग की बात करते हैं सर। बेस्ड ऑन एनपीवी, प्रोजेक्ट एनपीवी एट 10%, रैंक एनपीवी एट 30%, रैंक A B C D 910 3012 4134 और 13821। अबे 821 होना चाहिए क्या, 3821 होना चाहिए सिर्फ। 9090 प्लस 2478 प्लस 2253 माइनस 10,000, दैट्स 3821। और इधर रैंकिंग में 831 नेगेटिव 634 207 और 2310। रैंकिंग देखो, दिस इज़ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसको मैं कोई रैंक नहीं दे रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव एनपीवी वाले जो प्रोजेक्ट है वो हम एक्सेप्ट नहीं करते। इन दोनों को कोई रैंक नहीं जाएगा, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है तो इतना काम आपका हो गया। ठीक है, क्वेश्चन देखो, अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। जो पहला वाला पार्ट था ना ए, वो आपका काम सारा हो गया है। अब मैं दूसरे पार्ट की बात करता हूँ। अज्यूमिंग द प्रोजेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से अगर प्रोजेक्ट का इफ द प्रोजेक्ट्स इंडिपेंडेंट का मतलब आप एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। अरे यार ये पेंसिल बंद हो गई, चलो ठीक है 2 मिनट का टाइम दो। क्या है ना कि मैंने पहले से चार्ज नहीं किया और आते ही पढ़ाने बैठ गया और कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो कहीं टाइम नहीं मिल रहा है। सो आप एक काम करो, 2 मिनट का उसमें से ब्रेक लो, अगर आपको लिखना है तो लिखो, मैं यहाँ पे आपको छोड़ देता हूँ ये जगह, लेकिन आपको तो दिखेगा भी नहीं, तो थोड़ी सी वर्किंग करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ वापस।
आओ सर, तो फिर हम अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो ध्यान दो, कहाँ लिख रहे थे, अगर प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट है तो सो ध्यान दो, मैं सारे बेसिस लिख रहा हूँ। पे बैक के हिसाब से हमने क्या सिलेक्ट करना है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, फिर उसके बाद आईआरआर और उसके बाद एनपीवी। तो एक ही इसमें काम बन जाएगा हमारा। इफ द प्रोजेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट है या एक्सक्लूसिव है। ठीक है, अब ध्यान दो, इंडिपेंडेंट हो इसका मतलब आप कितने भी प्रोजेक्ट आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आता हूँ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न पे, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम हो गया यहाँ पे। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न पे अगर आपका प्रोजेक्ट आता है तो आप यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट कौन सा प्रोजेक्ट, ए, बी, सी और डी। आप चारों प्रोजेक्ट यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, पे बैक पीरियड के हिसाब से, तो क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो पहला प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करके मतलब नहीं है। देखो, सो पे बैक में आप प्रोजेक्ट बी, सी और डी एक्सेप्ट कर सकते हो। पहला इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उसकी 1 ईयर की पे बैक पीरियड है, लेकिन उसमें कमा कुछ भी नहीं रहा है। हम 10,000 जा रहा है, 10 आ रहा है, तो प्रॉफिट तो बिल्कुल भी नहीं है, तो सिर्फ पे बैक हुआ है। जबकि प्रोजेक्ट 4 अगर देखोगे तो उसका भी पे बैक 1 ईयर आ रहा है, लेकिन उसके बाद हम कमा रहे हैं। सो दैट इज़ वाई वी आर सिलेक्टिंग दैट प्रोजेक्ट। और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न अगर आप देखोगे तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में कहाँ गया, हाँ, पहला प्रोजेक्ट का कोई प्रॉफिट नहीं है तो पहला प्रोजेक्ट हम लेंगे नहीं, लेकिन बी, सी और डी तीनों प्रोजेक्ट हम ले सकते हैं। और वही चीज़ हो गई आपका आईआरआर में। आईआरआर में भी जो पहला प्रोजेक्ट है उसका कोई आईआरआर नहीं है। ठीक है, उसके बाद में बी का आईआरआर है आपका 32.14%, सी का आईआरआर है 26.62% और डी का भी है। तो आप अगर ध्यान दोगे तो ये बी, सी और डी आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लेंगे एनपीवी एट 10% और एनपीवी एट 30%। सो अब 10% एनपीवी पे ध्यान दो। 10% अगर हम एनपीवी लेते हैं तो पहला प्रोजेक्ट 910 की निगेटिव एनपीवी देता है, नहीं लेंगे। चलो यहाँ है ना अपने पास में। सो दूसरा प्रोजेक्ट, तीसरा प्रोजेक्ट और चौथा प्रोजेक्ट हम ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पे भी आ रहा बी, सी और डी। और अगर 30% के हिसाब से देखो तो 30% में सिर्फ बी और डी हम ले सकते हैं, क्योंकि दो में ही पॉजिटिव एनपीवी आ रही है। आई बात आपको समझ में? ये इतना है, मतलब आप सारे प्रोजेक्ट जितने भी ले सकते हो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सक्लूसिव अगर लेना है, मतलब कोई भी एक ही लेना है, तो पे बैक के हिसाब से आप कौन सा प्रोजेक्ट लोगे? सर प्रोजेक्ट डी लोगे, क्योंकि उसमें आप सबसे ज़्यादा कमा रहे हो और सबसे पहले आपका पैसा रिकवर हो जा रहा है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न अगर आप देखोगे तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न किसका सबसे ज़्यादा है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न अगर आप देखोगे तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आपका प्रोजेक्ट सी का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसकी रैंकिंग 1 आई है। तो प्रोजेक्ट सी लेंगे हम यहाँ पे। एक्सक्लूसिव यानी कि सिर्फ एक, बाकी नहीं ले सकते। कोई भी एक लिया तो बाकी नहीं ले सकते। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ले लो। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि यहाँ पे डी में आप सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं क्या? अच्छा, ये देखो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में रैंकिंग हमने डी को सबसे ज़्यादा दी है, तो हम डी लेंगे। एनपीवी है 10%, 10% में रैंकिंग हमने दी है प्रोजेक्ट सी को, तो हम सी लेंगे। और 30% में हमने प्रोजेक्ट में रैंकिंग दी है डी को, तो हम डी लेंगे। यहाँ आंसर एक्सक्लूसिव में सिर्फ एक आएगा, क्योंकि लिखा ही एक्सक्लूसिव है। कोई भी एक प्रोजेक्ट आप ले सकते हो, बाकी के नहीं ले सकते। सो ये चीज़ आप लिख लो, पॉज कर लो वीडियो को और फिर लिख लो। और उसके बाद में हम इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। काफ़ी डिटेल्स थी इस लेक्चर में। ठीक है, तो ये वाला आप लिख लेंगे। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ,
ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 14 एग्जैक्टली सेम है। इसमें प्रोजेक्ट ए, बी और सी दिया है और नीचे में भी देखो सेम चीज़ें बताइए। रैंकिंग लिखना है और आपको पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालना है सारे प्रोजेक्ट्स का। तो ये आप घर पे करेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखता हूँ मैं क्या है आगे, और फिर क्वेश्चन नंबर 15 से हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना चालू करेंगे। सो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय।